लास्ट क्लास में हमने एंड किया था कंट्राइंडिकेशन के ऊपर। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ शॉर्टेड डायथेमी। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंडेंसर फील्ड मेथड। इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये दो के आपको कंडेंसर मिलते हैं, प्लेट्स होती हैं बेसिकली इसके अंदर, और उसके ऊपर एक रबड़ का कवर चढ़ा हुआ होता है। ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर रहा है आपका रबड़ जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। फर्दर ये स्पेसर रखा हुआ है। हम कभी भी एक चीज़ याद रखना हमेशा, शॉर्टेड डायथेमी, माइक्रोवेव, इस तरह की चीज़ें, इवन दूसरी मॉडलिटीज़ भी हैं, उनकी कभी भी आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पेशेंट से नहीं करना है। ये पेट्स हैं, पीछे इसके यहीं पर ही यहाँ से वायर निकल रही होती है, तो हमें कोशिश ये करना होती है कि इसके नीचे तो हम ऐसी कोई चीज़ रखें ही रखें। ये हम इसलिए रख रहे हैं कि चलें ठीक है, इसमें कोई स्वेटिंग वगैरह पेशेंट को हो रही है, तो स्वेटिंग वो उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो। प्लस कहीं से अगर ये रबड़ हट जाती है, तो ये पेशेंट से इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो, तो ये इसको भी बचाती है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी करंट में काफ़ी ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि यहाँ से आपको 2 तरह की जो केबल्स निकलती हुई महसूस हो रही हैं, एक इसकी है, दूसरी इसकी है। ये केबल्स आपस में क्रॉस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ से केबल निकल रही हो और वो यूँ आ रही हो और उसके बाद वो इधर फर्स्ट वाले पे जा रही हो, नेक के अराउंड जा रही हो, और जो इधर से निकल रही हो वो बैक के अराउंड जा रही हो, और दरमियान में वो केबल एक-दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हो। दरमियान में अगर दूसरे को ओवरलैप होती हैं, तो हो सकता है कि जो सर्किट उन्होंने यहाँ पे पूरा करना है, तो उसकी फ़ील्ड इतनी ज़्यादा होती है कि वो सर्किट जो है वो दरमियान में ही पूरा होना शुरू हो जाए, और वो दरमियान में अगर वो सर्किट पूरा होना शुरू होगा तो क्या होगा, इन दी एंड वो वहाँ से बर्स्ट हो सकती है केबल, या पेशेंट को भी खतरा हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह का। तो उन चीज़ों का हमेशा अपना ख्याल रखना है। प्लस वो केबल जो आ रही होगी यहाँ वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच रही होगी, तो इन बिटवीन वो इधर पेशेंट से टच नहीं हो रही हो। तो अगर पेशेंट से कोई टच होने का चांस हो ज़रा-सा भी उसके हाथ में या कुछ, तो आपको कोई और स्पेसर्स वगैरह, टॉवेल्स, इस तरह की और चीज़ें यहाँ पे रखना पड़ेंगी। कंडेंसर फील्ड मीटर के बारे में बता रहे थे कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो प्लेस होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रीटेड पार्ट, सेपरेट होते हैं फ्रॉम द स्किन बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल, जो कि हमारे पास दो तरह के मौजूद हैं, एक रबड़ और एक ई टॉवल आपके पास मौजूद है। लाजमी नहीं कि हमेशा आप टॉवल रखो, कुछ कंपनीज जो हैं, अच्छी जो कंपनीज हैं, वो स्पेसर्स भी देती हैं बने बनाए। उसके बाद हम आते हैं केबल मेथड के ऊपर। केबल मेथड कुछ इस तरह का होता है कि जैसे लास्ट पिक में दिखाया था कि केबल यहाँ से निकली, तो वो निकलने के बाद ये पूरा ये सर्कुलर वे में, पेंस शेप में, ओके, उसके बाद इंजीनियर दूसरे में जाके लग जाती है, और ये आपस में सेपरेट होती हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये इन्होंने थोड़ा सेपरेट किया हुआ है, इनको क्लिप है यहाँ पे, तो केबल जो है एक दूसरे से सेपरेट हुई हुई है मुसलसल तीनों जगह से। ठीक है, तो केबल का बता रहे हैं कि केबल इज कॉइल्ड इन रिलेशन टू दी पेशेंट स्किन बट सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय अ लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ये लोअर लेयर की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और फिर बताया जा रहा है कि एज हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स ऑसिलेट इन द केबल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन इट्स एंड्स एंड अ मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड इट्स सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी रिजल्टेंट, जो उसका करंट निकला है पूरा क्रॉस होने के बाद वापस जा रहा है, ठीक है, तो दरमियान में आपको वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, और जो उसके एंड्स होंगे, तो जैसे एंड्स हैं, केबल का पूरा किनारा है एंड से यहाँ तक, तो उसके जो एंड्स होंगे वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। देन फिर आ जाते हैं प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक आपके पास आ जाता है कंट्रा प्लेनर टेक्निक, दूसरा को प्लेनर। कंट्रा प्लेनर में होता है क्या है कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री टेक्निक है, अब जो हमारे लेटेस्ट मशीन्स आ रही हैं उसमें इस तरह के उनके आर्म्स दिए हुए होते हैं, आसानी रहती है इसके अप्लाई करने में, तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री टेक्निक है, स्पेशली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डीपली प्लेस्ड स्ट्रक्चर्स। कह रहा है कि द इलेक्ट्रोड्स आर देन प्लेस्ड ओवर द ऑपोजिट एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रंक limb so that the electric field is directed through the deep tissues। इसमें देखें कि इन्होंने यहाँ पे शोल्डर जॉइंट को अपोज किया हुआ है, आमने सामने को यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है अपोजिट स्पेक्ट से। तो है क्या कि से फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंगल साइड से इसको प्रोवाइड करते हैं ड्रम मेथड के थ्रू, तो उसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं होगी, इतनी हमें चाहिए होगी। और यहाँ पर देखो आमने सामने दिया हुआ है, तो इसकी जो पूरी फील्ड बन रही है ना दूसरे को अपोज करते हुए, पूरा जॉइंट को कवर कर रहा है, तो उसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है कोप्लेनर टेक्निक। अच्छा होता क्या है कि अब हम आप सोच रहे हैं कि अगर उसका रिजल्ट इतना अच्छा है तो हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। होता क्या है कि कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हम उनको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं थोरेसिक रीजन पे अप्लाई कर रहे हो, हम ये चाह रहे हैं थोरेसिक रीजन पे हमें अप्लाई करना है। अब थोरेसिक रीजन पे हमें से फॉर एग्जांपल स्पाज़म कम करना है, वहाँ पे अप्लाई करना है, तो आप कैसे करोगे। अगर आप उसको कंट्राप्लेनर की तरफ लेकर जाते हो, तो दरमियान में आपके यहाँ पे फ्रंट की साइड पे काफ़ी सारे विसरास आ जाएंगे, तो हमें उन विसरास को डिस्टर्ब नहीं करना है।
उनको डिस्टर्ब किया तो फिर मामले ख़राब हो जाएंगे। तो हम करते क्या हैं, इस तरह से कोप्लेनर टेक्निक यूज़ करते हैं। कोप्लेनर में क्या होगा, ये देखें, कोप्लेनर में ये होगा कि से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इसे बैक पे इसको प्रोवाइड किया, तो उसमें से यहाँ से देखें ये रेस कैसे निकल रही हैं, यहाँ से आने के बाद क्रॉस हो रही हैं, तो ये फैट लेयर देन मसल तक ही आपका महदूद रहेगा, विसरास कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इसको हम थोड़ा सेपरेट करते हैं। सेपरेट हमारी कोशिश होती है कि इतना ही करें जितना आपका यहाँ पे इसका स्पेसर का ड्रम का साइड है, इतना ही इसके बीच में स्पेस दें, उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा ड्रम प्रोवाइड करें। इसका बेसिकली डिस्टेंस जो है इसको प्रोवाइड करने का ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए होता है कि इसको अगर आप बिल्कुल करीब करीब रखोगे 1-2 इंच के डिफरेंस से, तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जितना करीब रखोगे इसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत ही सुपरफिशियल होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है क्रॉस फाइबर टेक्निक। इसमें फ़र्क उन्होंने क्या किया कि हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट पीरियड इज गिवन with the electrodes in one position and then they are moved to be at right angle so that obtained during the first part of the treatment. फॉर एग्जाम्पल नी जॉइंट पे आपने प्रोवाइड किया था, फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन में क्या किया था कि इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए मीडियल और लेटरल एस्पेक्ट्स पे नी के, और जो दूसरा हाफ था उसमें आपने ऑन द ऑपोजिट साइड पे किया। कैसे कि ड्यूरिंग हाफ ऑफ द सेशन इलेक्ट्रोड्स आर ट्रांसफर्ड टू द इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द नी। ठीक है, फर्स्ट हाफ में मीडियल और लेटरल एस्पेक्ट पे किया आधे टाइम के लिए, और सेकेंड हाफ में आपने उसको ऑपोजिट साइड पे एंटीरियर लेटरल कर दिया। यह हो गया क्रॉस फायर टेक्निक। देन आ जाता है मोनोपोलर टेक्निक। एक ही पोल है इसमें, ये ड्रम है, एक ही पोल है, इसके अंदर से वो घुमा के पूरा सर्किट बना के वो वहाँ पे वापस कर जाता है। मोनोपोलर टेक्निक, द एक्टिव इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड ओवर द साइट ऑफ लीजन। जो आपका साइट है, नी है, शोल्डर है, बैक है, यहाँ कहीं पे भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, मगर इसका नुकसान ये है कि काफ़ी ज़्यादा सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो लीजन होते हैं, उसमें आप प्रोवाइड करो क्योंकि इसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन काफ़ी कम है। अब जो हमने पहले डिस्कस किया था ये केबल मेथड, जिसको हम इंडक्टोथर्मी भी बोलते हैं, तो बता रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी करंट है यूजिंग केबल मेथड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स इज नोन एज इंडक्टोथर्मी। केबल का बता रहे हैं, केबल इज मेड ऑफ फ्लेक्सिबल फाइबर, फ्लेक्सिबल वायर है, उसके ऊपर रबर भी फ्लेक्सिबल होती है, अंदर उसके अंदर वायर भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, और ये एफिशिएंटली इंसुलेटेड होती है। देन करंट इज इंड्यूस्ड द टिश्यू बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये जो आपने देखा, ये पहले मैंने आपको बताया था कि ये पेन केक की तरह उन्होंने एक डिज़ाइन किया हुआ है। इसको आप दो तरह से और भी तरह से यूज़ कर सकते हो। एक तो ये पेन केक मेथड है, और दूसरा इसके अलावा एक और है जिसको आप रैप कर देते हो, रैप अराउंड द पार्ट बीइंग ट्रीटेड। तो दो तरह के आपके पास मेनली तरीके मिलते हैं इसको यूज़ करने के लिए। नंबर 1 रैप अराउंड द पार्ट बीइंग ट्रीटेड, दूसरा आपके पास पेन केक है। यूजुअली आप जो फ्लैट सरफेसेस होती हैं जैसे बेक वगैरह है, वहाँ पे आप ये पैनकेक मेथड यूज़ करते हो। ठीक है, अच्छा, जब आप उसको रैप कर रहे हो तो स्पेस होना चाहिए, स्पेस बिटवीन दी वन टर्न एंड दी अदर शुड बी 5 to 10 सेंटीमीटर्स। तो जो स्पेसिंग होनी चाहिए एक सर्किल की दूसरे सर्किल के दरमियान में, वो 5 से 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो इसमें आपको देखेंगे तो 2 से 4 इंच का बता रहे हैं कि स्पेसिंग होनी चाहिए, और हमें इसको इंश्योर करना है कि स्पेसेस वहाँ पे प्रॉपर मौजूद हों। स्पेसर्स अगर कंपनी की तरफ से आए हैं तो वेल एंड गुड, आप उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो फिर आपको देसी जुगाड़ करना पड़ेंगे टॉवल्स की शक्ल में या किसी और शक्ल में। ठीक है, अच्छा, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये हीट करता है डीपर टिश्यूज़ को विदाउट हीटिंग दी सुपरफिशियल टिश्यूज़। हमारे साथ एक बड़ा मसला शॉर्ट एथेरेमी में भी होता है कि डेंसिटी वगैरह बढ़ाते हो या कुछ ऐसे मेथड्स के थ्रू, कुछ टाइम के बाद वो सुपरफिशियल जो टिश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा हीट होने शुरू हो जाते हैं कि उसके रिजल्टेंट हमें फिर पेशेंट का तो काफ़ी इंटेंसिटी कम करना पड़ जाती है, पेशेंट का पेन कर रहा होता है। तो ये एक काफ़ी हमारा ड्राइवर है। तो इस मेथड में इसका एक अच्छा बेनिफिशियल हमारे पास ये है कि जो हीट देगा वो डीपर टिश्यूज़ में अच्छी खासी देगा, और सुपरफिशियल टिश्यूज़ को इतना ज़्यादा वो हार्म नहीं करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रोड्स के हमारे पास टाइप्स कैसे होते हैं, 2 मेन टाइप्स हमारे पास इलेक्ट्रोड्स के मौजूद हैं। एक कैपेसिटर इलेक्ट्रोड्स है, दूसरा इंडक्टर इलेक्ट्रोड्स हैं। कैपेसिटर इलेक्ट्रोड्स जो है उसमें आपके पास मिलेंगे आपको फ्लेक्सिबल पैड्स, एयर स्पेस इलेक्ट्रोड्स और प्लेट्स आपके मिल सकती हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बनाई हुई होती हैं स्पेशली। दूसरा आपके पास आ जाता है इंडक्टर इलेक्ट्रोड्स, इसमें केबल या कॉइल इलेक्ट्रोड्स आ जाते हैं। इसमें मोनोड ड्रम इलेक्ट्रोड्स में आ जाते हैं, माइनोड देखो, डिप्लोड या सर्किट पोल है। अच्छा, ये देखें इसके पिक्स आ गई।
ये पैड इलेक्ट्रोड्स जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, इसी को उन्होंने मॉडिफाई करके इस तरह का ये एयर स्पेस इलेक्ट्रोड्स भी बना दिए हैं। देन आपके पास आता है केबल इलेक्ट्रोड्स, ड्रम इलेक्ट्रोड्स। तो उसके अंदर आपको इस तरह के ड्रम मिल रहे होते हैं। इस ड्रम के अंदर क्या होता है कि इस तरह के जो आपके पास केबल्स आ रही हैं वो यहाँ से क्रॉस होके वापस यूँ चली जाती है, ठीक है। सर्किल इसका काफ़ी छोटा है तो उसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन निस्बत कम होती है, सुपरफिशियल रहती है, ज़्यादा डीप भी जाती है मगर इतनी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इसकी नहीं होती है, ठीक है। ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करना पड़े उस ड्रम इलेक्ट्रोड्स इन्होंने यहाँ पे बनाए हैं, मगर इसकी डेप्थ पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी इसके मुकाबले में ये कम है। इसके अलावा आप यहाँ पे इसको डिप्लोड या सर्किट लोब बोल रहे हो, बायफ्रिकेट कर दिया है फर्दर, ईज ऑफ ट्रीटमेंट हो उसके लिए इन्होंने इस तरह का मॉडिफिकेशन कर दी है। मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, प्रिपरेशन क्या करोगे उसके अंदर पेशेंट की कि जो ट्रीटमेंट हो वो आप कोशिश करोगे कि वो काउच पर हो, चेयर पे हो या किसी टेबल पे हो, मगर जो भी हो बेहतर ये है कि वो लकड़ी की बनी हुई हो और उसके अंदर मेटल्स वगैरह मौजूद ना हो। कोशिश करनी है जो आपका टारगेटेड एरिया है जहाँ पे आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो हिडन ना हो किसी क्लोथ से, क्योंकि आमतौर पे इस तरह की क्लोथिंग होती है सिल्की या कुछ ऐसे दूसरे, उस हीट के थ्रू वो क्लॉथ भी इरिटेट कर सकते हैं, स्किन को बर्न कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारी कोशिश ये होती है कि वो जो एरिया है वो टारगेटेड एरिया है वो हिडन ना हो क्लॉथ से। स्किन बेहतर ये है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि ड्राई होनी चाहिए। मेटल ऑब्जेक्ट्स किसी तरह के कोई भी इसमें इयररिंग्स हैं, नेकलेस हैं, कोई भी इस तरह के स्ट्रैप्स हैं, इलास्टिक सपोर्ट्स हैं, कुछ भी ऐसी भी चीज़ें मौजूद हैं वो आप वहाँ पर रिमूव करवा दोगे, मेटल की कोई चीज़ ना हो। टाइट स्ट्रैप्स और इलास्टिक सपोर्ट कैसे लिखा हुआ है कि जो इंक्रीज वेजोडाइलेशन वहाँ पे होती है, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन होती है, तो उन स्ट्रैप्स की और इलास्टिक की बैंड्स की वजह से, सपोर्ट की वजह से शायद उस सर्कुलेशन को डिस्टर्ब कर रहा हूँ वहाँ पे, जो हमें डिजायर्ड इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा। कोशिश ये करनी है कि पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में हो और जो भी इसका पार्ट ट्रीट आप कर रहे हो वो फुली सपोर्टेड पोजीशन में हो। ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ को, आर्म को या किसी लेग को विदाउट सपोर्ट रेस्ट करके बैठा हुआ है। अब आपने से फॉर एग्जांपल 15 मिनट की ट्रीटमेंट दे रहे हो, 15 मिनट थोड़ी बैठ पाएगा ऐसे वो। तो कोशिश ये करनी है कि पेशेंट कंफर्टेबल हो, जो भी आपका पार्ट ट्रीट करने जा रहे हो उसको फुली सपोर्टेड और कंफर्टेबल पोजीशन में उसको आप मेंटेन कर देना है। स्किन की सेंसेशन आपने हमेशा चेक कर लेनी है जब भी आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। डायबिटिक पेशेंट या इस तरह के और कोई भी पेशेंट हो सकते हैं जिसमें स्किन की जो सेंसेशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है और हीट अगर बढ़ गई तो उनको पता नहीं चलेगी, वो बर्न काज कर सकती है। देन प्लेस अ सिंगल लेयर ऑफ द टॉवल ऑन द ट्रीटमेंट एरिया। Inductive position is drum containing the coil parallel to the body part and in contact with the towel. पेशेंट है, पेशेंट के ऊपर टॉवल रखा है, उसके ऊपर ड्रम मेथड के थ्रू वहाँ पे ड्रम अप्लाई कर दिया है। कैपेसिटर मेथड जो होगा, पोजीशन द प्लेट पैरेलल टू द बॉडी पार्ट एंड अबाउट 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉडी, ऐसे अपने इसको दूर रखना है। टर्न ऑन करना है शॉर्ट डायथर्मी को, अलो वार्म अप इफ नेसेसरी। अच्छा, इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा, कुछ मशीन्स होती हैं तो उसके अंदर ऑप्शन होता है कि शॉर्ट डायथर्मी जब भी आप अप्लाई करते हो तो उसको आप सबसे पहले उसमें वार्म अप करवाना पड़ता है उस डायथर्मी को। शॉर्ट डायथर्मी ऐसी आती है, चाइना की शॉर्ट डायथर्मी कोर्स एक बॉक्स नुमा डब्बा होता है और उसके ऊपर एनालॉग है, नॉन डिजिटल घड़ी सी लगी होती है। उस मशीन को जब भी आपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है तो आपको उसको शुरू में प्री वार्म अप करना पड़ता है। अब वार्म अप करने के लिए इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ होता है स्टार्ट करने से पहले, उसको आप स्टार्ट करो। फर्स्ट जब नोब उसका घुमाओगे तो वार्म अप हो जाता है। वार्म अप हो जाने का मतलब ये है कि अंदर उसके वॉल्स वगैरह जो लगे हुए होते हैं वो रेडी हो जाते हैं, उसमें लाइट जलना शुरू हो जाती है और 2 से 3 मिनट लगते हैं उसको वार्म अप होने में। देन आप पेशेंट को उसको अप्लाई करके और उसको फर्दर स्टार्ट कर सकते हो। और जब लेटेस्ट मशीन आ रही है उसमें कोई वार्म अप का नहीं रखा हुआ है, वो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि वो सर्किट बेस हैं, ठीक है। तो कभी आपको उस तरह की मशीन्स मिलें तो परेशान नहीं होना। हाँ, एक चीज़ और, पेशेंट हमेशा डर जाता है, कोई भी इस तरह की मशीन आप लगाते हो ना और जितनी प्रोटोकॉल फॉलो करो, पेशेंट को आपने बताना है कि सिर्फ वार्मथ महसूस करोगे और अगर ये वार्मथ आपकी हार्ट की तरफ कन्वर्ट होती है, ज़्यादा महसूस होती है आपको, तो फिर आप हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म कर सकते हो। देन आपने एडजस्ट करना है इंटेंसिटी ऑफ द शॉर्टर डायथर्मी टू द एप्रोप्रिएट लेवल। उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमें एक टाइमर सेट करना है फॉर द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड गिव द पेशेंट सिग्नलिंग डिवाइस। आमतौर पे आप जब ओपीडी में जाओगे ना तो वहाँ देखना है कि शॉर्टर डायथर्मी है, उसके पीछे एक नोब लगा हुआ छोटा सा, उसमें एक रस्सी सी बंधी हुई होती है। उसका मकसद सिर्फ ये होता है
कि टाइमर तो आपके पास एक मौजूद है ट्रीटमेंट का, मशीन के ऊपर आप सेट कर सकते हो कि 10 मिनट है या 15 मिनट है, जो डिजिटल मशीन्स आ रही हैं। या अगर नॉन डिजिटल है, एनालॉग है, तो फिर आपने दूसरी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें आपके पास स्टॉप वॉच आती हैं या सिंपल वॉल क्लॉक है। हाँ, सिग्नलिंग डिवाइस कौन सी होती है? एक अदद मशीन के अंदर पीछे एक नॉब सा लगा होता है, जिसके अंदर रस्सी सी बंधी हुई होती है, कॉर्ड होता है एक, तो वो हम लोग क्या करते हैं, वो पेशेंट को दे देते हैं। फ़ायदा इसका ये होता है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल कभी भी पेशेंट को ज़्यादा हीट महसूस होती है या कोई भी किसी तरह की कंप्लेन होती है, वो चाह रहा होता है कि ट्रीटमेंट स्टॉप हो, तो जब तक आपको बुलाएगा और सब चीज़ें होंगी, तो उसमें तब तक वो उसको रस्सी को खींचेगा पेशेंट, तो वो मशीन वहाँ पे अपना फंक्शन स्टॉप कर देगी, होल्ड पे चली जाएगी। होल्ड पे जाने के साथ-साथ वहाँ पे बीप देना शुरू हो जाती है, जिससे आपको पता चल जाता है, अगर आप कहीं दूर हो तो उस बीप की आवाज़ से कि कुछ गड़बड़ है, और आप फ़ौरी अपना जाते हो, देखते हो कि मशीन को होल्ड कर दिया गया है। फिर आप पेशेंट से पूछते हो, फिर पेशेंट को मसला बताएगा कि आया कोई मसला है या वो चेक कर रहा था। अक्सर ये मज़ाक वाले केस भी हमारे पास तो ज़्यादातर मज़ाक वाले केस होते हैं, ठीक है? तो पेशेंट को आपने समझा देना है अबाउट सिग्नलिंग डिवाइस जो भी आप दे रहे हो, आया वो मशीन की केबल है या उसके अलावा कोई और मेथड अगर आपके पास अवेलेबल है सिग्नलिंग डिवाइस का, तो वो देन अप्लाई करने के बाद आप चेक करते रहोगे पेशेंट के ऊपर कि पेशेंट का वहाँ पे रिस्पॉन्स कैसा है इन द फर्स्ट 5 मिनट्स बाय आस्किंग हाउ इट फील्स। At the end of the treatment, the control knobs are returned to zero position, current switch off and the electrodes removed. ट्रीटमेंट टाइम जो है वेरी कर सकता है 10 से 30 मिनट पे, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन। ये चीज़ लास्ट पॉइंट से लिंक्ड है, जो कि मैंने कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यूजुअली ट्वाइस वीकली, व्हाइल डेली ट्रीटमेंट इज नॉट कंट्राइंडिकेटेड व्हेन नीडेड, तो आप उसको डेली भी दे सकते हो। इसके बाद आता है पल्स शॉर्ट वेव डायथेरेमी। सबसे पहली बात, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि शॉर्ट वेव डायथेरेमी की जो मेनली हम फ्रीक्वेंसी वो यूज़ करते हैं 27.12 मेगाहर्ट्ज़, और इसको हम पल्स कर देते हैं। इस पल्स एट अ रेट सिलेक्टेड बाय अ थेरेपिस्ट। द पल्स फ्रीक्वेंसी रेंज इज फ्रॉम 15 टू 200 हर्ट्ज। 15 से लेके 200 हर्ट्ज के डिफरेंस से आप वहाँ पर उसको पल्स दे रहे होते हो। तो पल्स ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है वो, और वो होता है इसकी रेंजिंग फ्रॉम 20 टू 400 सेकेंड। इसके अंदर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो आपका 1000 वॉट्स तक जा सकता है। इसमें वॉट्स आप ज़्यादा दे सकते हो। एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज ये है, जो पल्स सॉफ्टवेयर डायथेरेमी है उसके अंदर आप हाई इंटेंसिटी ऑफ पावर एडमिनिस्टर कर सकते हो विद मिनिमल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पल्स आ रहा है। और जो कंटिन्यूस मोड है, दो तरह के हमारे पास मेथड्स होते हैं, एक कंटिन्यूस मोड होता है, दूसरा पल्स मोड होता है। कंटिन्यूस में कंटिन्यूसली वो चलती रहती है मशीन, और जो पल्स होता है वो रुक रुक के, जैसे हमने पहले यहाँ पर डिस्कस किया। तो मैक्सिमम इफेक्ट ये है कि इसमें आपको ज़्यादा इंटेंसिटी दे सकते हो, ठीक है? सिर्फ ये इसका डिफरेंस है। अच्छा, इसके इफेक्ट्स क्या हैं? ठीक है, हमने उसमें बात की थी कि हमें इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, से फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हमें किल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये। तो ज़्यादा इसमें जब इंटेंसिटी बढ़ा देते हो आप, कंटिन्यूस के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ जाती है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है। क्या बैक्टीरियोसाइटिक जो इफेक्ट होते हैं, सो बैक्टीरिया को किल करने के लिए अगर इसको आप यूज़ करना चाहते हो, जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, तो उसको भी आप किल कर सकते हो। दूसरा, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स और थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स, इसके अंदर आपके पास आ जाता है इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा, रिलीफ ऑफ पेन, वुंड हीलिंग को स्टिमुलेट करेगा, रिलैक्स करेगा मसल स्पाज़म को, एक्सीलरेट करेगा वुंड हीलिंग को। ये पहले ऊपर जो हमने कहा था वो स्टिमुलेट करने का लिखा था कि वुंड हीलिंग को स्टिमुलेट करेगा। अगर हीलिंग नहीं हो पाई, स्टिमुलेट करके हीलिंग स्टार्ट कराएगा, और जहाँ पे हीलिंग ऑलरेडी चल रही हो तो उसको फर्दर ये एक्सीलरेट करेगा। हीमाटोमा, अगर कोई इस तरह की फॉर्मेशन होने जा रही है कोई ब्लड की, तो वहाँ पे उसको डिक्रीज करेगा वाया इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। और उसके अलावा कोई इसी तरह कोई स्ट्रेन है या कोई बर्साइटिस वगैरह हुए हैं, आइटिस वाली कंडीशन है, तो उनको वहाँ पे मिनिमाइज करेगा। ये पल्स डायटोडेक्टोमी, इसको हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड्स जो मोस्ट यूजफुल और बेनिफिशियल कौन सा है, आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कौन सी चीज़ आप प्रोवाइड करने जा रहे हो। आप, मैंने जैसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि थोरेसिक रीजन स्पाज्म, वहाँ पे आप चाह रहे हो कि वहाँ पे डायथेरेमी अप्लाई करें। फ्रंट के ऊपर जब कर रहे हो, बैक साइड पे डायथेरेमी अप्लाई, तो वहाँ पे अगर आप कंट्राप्लेनर यूज़ करते हो मेथड, तो वो तो सूटेबल नहीं है। मगर हम कह रहे हैं कि कंट्राप्लेनर इज मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री टेक्निक है, मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री। इसमें आपको ज़्यादा मैक्सिमम इफेक्ट्स मिल रहे होते हैं, डीपली प्लेस्ड टिश्यूज़ जो हैं, स्ट्रक्चर जो हैं, उस पर इफेक्ट कर रहा होता है। मगर आप अब थोरस के ऊपर आते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि बीच में जो विस्ट्रास वगैरह मौजूद है फ्रंट में, वहाँ पे अगर आप ये चीज़ प्रोवाइड करोगे तो आपके विस्ट्रास को डिस्टर्ब करेगा, तो वहाँ पे आप तो ये नहीं यूज़ कर सकते। तो वो एरियाज़ हमें देखने हैं,
हमें डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट कौन-सा है, मसला क्या है, उसको देखते हुए फिर हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं।